ठीक है, तो अब हम इसको रफ करते हैं। और कहाँ गया, इसमें रफ करना है इसको। कहाँ गया, कहाँ रख दिया इसको, रफ करना है। ओके ओके ओके, तो इसको मैं रफ करता हूँ अभी, और इसके बाद हम पढ़ेंगे 1793 के चार्टर अधिनियम के जो प्रमुख प्रावधान है उसके बारे में। ठीक है, तो इसको मैं रखने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 1793 के चार्टर अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। ठीक है, तो अब हम इनके प्रमुख प्रावधानों को देखेंगे। तो इसका सबसे पहला प्रावधान था, एक एक प्रावधान करके मैं आपको समझाते जा दूंगा, उसके बाद मैं उसको रफ कर दूंगा ना। ठीक है, इसका सबसे पहला प्रावधान था कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का 20 वर्षों के लिए विस्तार करना। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि एक चार्टर अधिनियम है 1793 का, तो जाहिर सी बात है चार्टर अधिनियम, ये हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है वो पहले के चार्टर एक्ट की जो वैलिडिटी खत्म हो रही होगी, तो ये इस चार्टर एक्ट के माध्यम से, चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार है भारत में उसको एक्सटेंड करना चाहती है अगले 20 सालों के लिए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत से व्यापार का एकाधिकार शुरुआत से ही, यानी सन 1600 से ही था। जैसे कि मैंने बताया, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के बिहार पे उनको एक चार्टर के माध्यम से मिला हुआ था। ठीक है, 1600 ईस्वी से। लेकिन यह एकाधिकार 1793 में खत्म होने वाला था। ठीक है, मतलब फिर जेम्स प्रथम आते हैं। ठीक है, और उन्होंने अनिश्चित काल कर दिया। फिर उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट आया था। रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से कहा गया कि भैया 20-20 साल के लिए अब आपको चार्टर मिलेगा, मतलब व्यापारिक एकाधिकार को आगे आप कंटिन्यू करोगे, 20-20 साल के लिए आपको दिया जाएगा, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो चार्टर जो था, ये पिछला वाला जो चार्टर था वो 1793 में खत्म होने वाला था। इसलिए 1793 के इस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को 20 वर्षों के लिए बढ़ाकर उसको भारत पर कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों यानी कि 1813 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसने 20 वर्षों के लिए और बढ़ा दिया और भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए यानी कि 1813 तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, ठीक है, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इस चार्टर एक्ट 1793 के माध्यम से, और वो अब खत्म होने वाली होगी 1813 को। मतलब 1813 तक अब ये चार्टर एक्ट के
चार्टर एक्ट चलेगा, और जो इनका व्यापारिक एकाधिकार है कंपनी का वो 20 वर्षों तक चलेगा, 1813 तक। ठीक है, यानी कंपनी को भारत में व्यापार करने के विशेष एकाधिकार, जिसको हम मोनोपोली भी कहते हैं, उसमें 20 वर्षों की और छूट मिल गई। इसके अलावा इसने कंपनी के कर्मचारियों और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को भारत में निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति या लाइसेंस दे दिया। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ किया ही किया इसमें। ठीक है, इसको ए कर देते हैं, और इस प्रावधान में इन्होंने और क्या किया, इन्होंने कंपनी के कर्मचारियों को, कंपनी के कर्मचारियों प्लस कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को भारत में निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति ये भी दे दिया। ठीक है, तो ये जो लाइसेंस दिया गया था ये कुछ रीज़न की वजह से दिया गया था, इसके पीछे कंपनी के कई रीजंस थे। ठीक है, जिसको अभी हम देखेंगे। यह लाइसेंस इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी के कर्मचारियों का मुंह बंद रखा जाए। ठीक है, ये जो भारत में निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति दिया गया था कंपनी के कर्मचारियों को और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को, ये इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी के कर्मचारियों का मुंह जो है वो बंद रखा जाए। अगर ऐसा नहीं किया जाता, इसको पूरा बंद कर दिया जाता कि भैया आप निजी व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है, इस तरह से अगर कर दिया जाता तो फिर दिक्कत हो जाती, कंपनी के कर्मचारी विद्रोह पे आ जाते। ठीक है, और बहुत ही मतलब आक्रामक हो जाते, इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है, इसका रीज़न अभी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक तो कंपनी के कर्मचारियों का मुंह बंद रखा जा सके, इस वजह से इसको लाया गया था। ठीक है, क्या था कि जो कंपनी के जो कर्मचारी हैं, जब इंग्लैंड से वो लोग भारत आते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी के रूप में, तो उनकी जो सैलरी होती थी वो बहुत कम होती थी। ठीक है, और उनका एक मात्र उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये नहीं था कि कंपनी में जाके हमको काम करना है, उनका सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहता था भैया हमको भारत जाना है कंपनी के कर्मचारी बनकर, और वहाँ पे अपना निजी व्यापार सेटअप करना है, वहाँ पे अपना निजी व्यापार करना है और खूब पैसा धन दौलत कमा के इंग्लैंड वापस लौट आना है। ठीक है, तो ये उनका मतलब मेन गोल था, जितने भी जो कंपनी के कर्मचारी आते थे, अधिकांश कर्मचारी उनका। ठीक है, तो चूँकि उनका जो वेतन था, वो सैलरी था, वो ऑलरेडी कम था, और अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको निजी व्यापार करने के लिए भी एकदम मना कर देती, बंद कर देता, इसको एकदम क्लोज कर देता कि अगर आपने निजी व्यापार किया तो आपको ये दंड दिया जाएगा, वो दंड दिया जाएगा, ऐसा करके, तो वो लोग थोड़ा सा क्रोधित हो सकते थे कि एक तो आपने सैलरी कम रखा हुआ है, ऊपर से आप उनको खुद का काम नहीं करने दे रहे हो आप, इस तरह से। ठीक है, और तो इसलिए इसमें कंपनी के कर्मचारियों का मुंह बंद रखा जा सके, इसलिए ये निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति वाला जो चीज़ है इसको लाया गया था, और ब्रिटेन के नए अमीर व्यापारियों का गुस्सा शांत किया जा सके। दरअसल क्या हो रहा था उसमें, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति मतलब हुई थी। ठीक है, मतलब नए नए ब्रिटेन में उद्योग वो बन रहे थे, बड़े बड़े फैक्ट्रीज वगैरह बन रहे थे, उद्योग वगैरह बन रहे थे, औद्योगिक क्रांति एकदम चरम पे थी ब्रिटेन में उस समय। तो वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनको वहाँ के जो बड़े बड़े जो रईस बड़े बड़े जो वहाँ के व्यापारी हैं, वो चाहते थे कि वो भारत आके सेल कर सकें, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापारिक अधिकार दे रखा था इन्होंने, ब्रिटिश सरकार ने। ठीक है, और दूसरी व्यापारी को, ब्रिटेन के दूसरे व्यापारी यहाँ पे आके व्यापार नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इसलिए वो लोग भी एकदम मतलब वो थे कि कि हमको भी दो, हमको भारत जाना है और हमको भी वहाँ से व्यापार करना है, इस तरह से। तो इस एक्ट के माध्यम से कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को, मतलब कंपनी को जो मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो परेशान करेगा इस विषय से संबंधित चीज़ों को लेकर के, उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट इस प्रावधान के माध्यम से भारत में निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति इस तरह से दे सकती थी।
ठीक है, कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को। उसके बाद है नए अमीर व्यापारियों का गुस्सा शांत किया जा सके, इस वजह से भी इस चीज़ को यहाँ पे लाया गया था। ठीक है, और चीन के साथ अफीम के काले धंधे को कंपनी के नाम के बिना पर्दे के पीछे से चलाया जा सके। ठीक है, तो ये निजी व्यापार करने की जो सीमित अनुमति इन्होंने बड़ी चालाकी से दिलाया था। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ये जान चुकी थी कि भाई चीन के जो लोग हैं उनको अफीम का मतलब लत लगाया जा सकता है इस तरह से। और उन्होंने फिर भारत में अफीम की खेती शुरुआत की और फिर अफीम को जाके चीन में बेचना शुरू किए। ठीक है, और उसके बाद वहाँ से जो सोना चांदी मिलता था, ठीक है, वहाँ से सोना चांदी कुछ तो था यार, कहाँ गया यार? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो वहाँ से चीन से चाय और रेशम खरीदता था। ठीक है, लेकिन चीन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी से सिर्फ चांदी मांगते थे। ठीक है, क्योंकि चीन के लोग ब्रिटेन का कोई सामान नहीं खरीदते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ चांदी मांगते थे, इसलिए ब्रिटेन का बहुत सारा सोना चांदी उसमें चला जाता था। ठीक है, तो वो क्या करते थे, अफीम की लत चीन के लोगों को लगा के हम अफीम से चीन से व्यापार करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमको ज़्यादा सोना चांदी नहीं देना पड़ेगा। कुछ इस तरह से इनका कॉन्सेप्ट था। ठीक है, तो इस पर्पज से भी इस निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति इस एक्ट के माध्यम से दिया गया था। ठीक है, तो एक बार और पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझना। यह लाइसेंस इसलिए दिया गया था ताकि कंपनी के कर्मचारियों का मुंह बंद रखा जा सके, ब्रिटेन के नए अमीर व्यापारियों का गुस्सा शांत किया जा सके और चीन के साथ अफीम के काले धंधे को कंपनी के नाम के बिना पर्दे के पीछे चलाया जा सके। अब चूँकि ये प्रोविज़न इस एक्ट ने दे दिया, ठीक है, तो इसके माध्यम से जो कंपनी है वो अफीम का तस्करी करती थी चीन में। ठीक है, और एक तरह से मतलब इस प्रोविज़न के माध्यम से उनको निजी व्यापार करने का वो मिल गया था ना, और वो अफीम की जो तस्करी करते थे वो निजी व्यापार के माध्यम से वो करवाते थे। ठीक है, तो अगर ये प्रोविज़न नहीं आता तो वो अगर डायरेक्टली वो निजी व्यापार करके ये इस तरह की एक्टिविटी करते चीन के साथ में, ठीक है, तो क्या होता कि इससे कंपनी बदनाम होती। ठीक है, मतलब ब्रिटेन में कंपनी की बदनामी होती। लेकिन अब इस प्रोविज़न के माध्यम से वो पर्दे के पीछे वो काम कर रही मतलब करती थी और उसको उतना बदनामी झेलना नहीं पड़ता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार को भी कोई कुछ नहीं बोलता था। ठीक है, तो देखो ब्रिटिश सरकार का ये निजी व्यापार को करने की सीमित अनुमति देने के पीछे कई राजनीतिक, बहुत बड़ी राजनीतिक और व्यावहारिक मजबूरियां थी। ठीक है, राजनैतिक और व्यावहारिक मजबूरियां थी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या मजबूरियां थी भाई? सबसे पहला मजबूरी था कंपनी के कर्मचारियों की नाराजगी और भ्रष्टाचार को रोकना। ठीक है, कंपनी में भ्रष्टाचार भी इसलिए होता था क्योंकि उनकी सैलरी कम थी ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ पे काम करने के जाते थे उनकी सैलरी कम होती थी, इसलिए लोग और ज़्यादा भर भर के भ्रष्टाचार करते थे, तो इनको भी कंट्रोल कुछ हद तक इसके माध्यम से किया गया। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जैसे कि जो क्लर्क हो गए, गवर्नर हो गए या फिर जो कमांडर इन चीफ हो गए, मतलब सेनापति जो हो गए, ठीक है, ये ब्रिटेन से बहुत कम सैलरी पर ये लोग भारत आते थे और उनका असली मकसद जो होता था वो भारत में गुप्त रूप से अपना व्यापार करके, मतलब प्राइवेट ट्रेड करके जल्दी से अमीर बनना होता था और इंग्लैंड वापस लौट जाना होता था। तो ये इनका असली मकसद होता था। ठीक है, तो अगर 1793 के एक्ट में इस निजी व्यापार जो कंपनी के जो कर्मचारी यहाँ पे इंडिया में कर रहे थे उस पर पूरी तरह से बैन लगा दिया जाता,
तो कंपनी के भीतर काफ़ी असंतोष और विद्रोह जैसी स्थिति पैदा हो जाती, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसी स्थिति इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के केस में नहीं चाहती थी, ठीक है। कंपनी मतलब जो कर्मचारी हैं और ज़्यादा छिपकर भ्रष्टाचार करते, ठीक है। मतलब अगर ये निजी व्यापार को वो क्लोज कर देते तो भाई जो हम यहाँ पे प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे उसको भी आपने हमारा रोजगार को छीन लिया, जिससे हम थोड़े बहुत पैसे कमा रहे थे उसको भी आपने छीन लिया। तो इससे अच्छा है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि इससे अच्छा है कि भर भर के और करप्शन करें, इस तरह से वो सोचते, ठीक है। मतलब करप्शन और ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता अगर इसको बंद कर देते तो, ठीक है। तो इस वजह से तो ये उनकी ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक व्यवहारिक मजबूरी थी, ठीक है, इस एक्ट को लाने के लिए। दूसरा था ब्रिटेन के अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों को शांत करना। तो ये पहला था। ये दूसरा, ब्रिटेन के अमीर और प्रभावशाली व्यापारियों को शांत करना, ठीक है। तो 1793 के आसपास ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की वजह से कई नए नए अमीर और शक्तिशाली व्यापारी पैदा हो रहे थे। तो इस समय क्या हो रहा था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ रहा था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति, ठीक है। औद्योगिक क्रांति मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है। इसकी वजह से कई नए नए अमीर आदमी आते थे, ठीक है, नए नए अमीर और शक्तिशाली व्यापारी, ठीक है, व्यापारी इसमें क्या होते थे, पैदा होते थे, मतलब बन रहे थे उस समय औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फेस में जब वो ब्रिटेन में हो रहा था, ठीक है। तो वे ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बना रहे थे कि कंपनी का एकाधिकार को खत्म करो और हमको भी भारत से व्यापार करने का परमिशन दो, इस तरह से, ठीक है, हमें भी भारत जाने दो। इस तरह से वो लोग ब्रिटिश सरकार पे प्रेशर बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पूरा एकाधिकार खोना नहीं चाहती थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने संसद के जरिए थोड़ी सी चालाकी उन्होंने दिखाई और उन्होंने कहा कि भैया ब्रिटिश सरकार को कि अगर हम अपना एकाधिकार खो देंगे तो फिर आपको क्या देंगे, आपको भी जो मुनाफा हो रहा था अभी तक हमारे थ्रू वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और तो उन्होंने थोड़ा सा चालाकी करके ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना मतलब पूरा एकाधिकार क्योंकि वो खोना नहीं चाहती थी, इसलिए उन्होंने संसद के जरिए मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के जरिए उन चुनिंदा और रसूखदार ब्रिटिश व्यापारियों को शांत करने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को परेशान कर रहे थे उनको शांत करने के लिए एक विशेष लाइसेंस की व्यवस्था दी, ठीक है। और उनसे कहा गया कि भैया देखो हम तुम्हें पूरी छूट तो नहीं देंगे कि आप भारत में आके मतलब पूरी एकदम खुल्लम खुल्ला इन द सेंस जिस तरह से जिस ब्रॉड तरीके से हम व्यापार कर रहे हैं उसी ब्रॉड तरीके से आप व्यापार करो, इतना हम आपको छूट नहीं दे सकते, मतलब इतना हम आपको पूरी छूट नहीं दे सकते, लेकिन हम आपको हमारे लाइसेंस के तहत थोड़ा बहुत मुनाफा कमाने की छूट दे सकते हैं, ठीक है। हम तुम्हें पूरी छूट नहीं देंगे लेकिन हमारे लाइसेंस के तहत तुम भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हो। इस तरह से उनको कहा गया, जो नए नए अमीर और शक्तिशाली व्यापारी ब्रिटेन में उस समय औद्योगिक क्रांति के फेस में 1793 के टाइम में मतलब आ रहे थे उभर के, ठीक है। इनसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू ये कहा कि हम तुम्हें पूरी छूट नहीं दे सकते लेकिन हमारे लाइसेंस के तहत तुम भी थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सकते हो। सॉरी। तो इससे ब्रिटेन के रसूखदार लोग थोड़े बहुत ब्रिटिश सरकार को परेशान करना बंद किए, थोड़े बहुत ही लोग शांत हुए, सांस लिए, ठीक है, और थोड़े से शांत हुए, ठीक है। तो ये निजी व्यापार को लाने का तीसरा जो इनका मजबूरियां कह सकते हो या फिर नहीं मजबूरियां तो खैर ये नहीं चालाकी कह सकते हो इसको, ठीक है। ये थी चीन के साथ व्यापार का गुप्त गणित,
ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इस वजह से राइटिंग इधर उधर मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। यानी कि अफीम की तस्करी, अफीम की तस्करी यह इस प्रावधान का सबसे बड़ा और सबसे काला मतलब कारण था, ठीक है। मतलब ये जो निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति जो प्रावधान इन्होंने लाया था, इसका सबसे बड़ा और काला कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से चाय और रेशम खरीदना होता था। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ज़्यादातर चीन से चाय और रेशम खरीदता था, ठीक है। जिसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन को चांदी देना पड़ता था, क्योंकि चीन के लोग ब्रिटेन का कोई सामान पसंद नहीं करते थे, वो मतलब खरीदते नहीं थे, ठीक है। वे सिर्फ चांदी मांगते थे। वो बोलते थे कि भाई अगर आपको चाय और रेशम चाहिए तो आप हमको चांदी दो, इस तरह से, ठीक है। इससे ब्रिटेन का बहुत सारा जो सोना चांदी है वो चीन चला जाता था, ठीक है। तो इस बहुत सारा सोना चांदी जो चीन चला जा रहा था, इसको मतलब वो करने के लिए कंपनी के अधिकारियों ने देखा कि चीन के लोगों को अफीम की लत लगाई जा सकती है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों ने मतलब ये ऑब्जर्व किया कि यार चीन के जो लोग हैं उनको अफीम की लत लगाई जा सकती है, ऐसा करके, ठीक है। लेकिन कंपनी एक ऑफिशियल सरकारी संस्था की तरह सीधे तौर पर अफीम जैसी नशीली चीज़ की तस्करी नहीं करना चाहती थी, ठीक है। अब एक ऑफिशियल सरकारी संस्था की तरह अगर वो सीधे तौर पर अफीम जैसी नशीली चीज़ की तस्करी करते चीन में, ठीक है, तो उनकी बहुत बदनामी हो जाती ब्रिटेन में, ठीक है। सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर चढ़ जाते और इनकी बहुत बदनामी होती ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है। तो कंपनी ऐसा नहीं करना चाहती। कंपनी चीन में अफीम की तस्करी तो करना चाहती थी, ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे छुप कर, तो इसलिए उन्होंने ये अधिनियम लाया, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला और 1793 एक्ट के तहत, ठीक है, 1793 एक्ट के तहत कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कुछ चुनिंदा निजी व्यापारियों को भारत में अफीम खरीदने और उसे अपने निजी जहाज़ों के जरिए चोरी छिपे चीन में बेचने का सीमित लाइसेंस दे दिया, ठीक है। देख रहे हो कैसे कर रहे हैं। 1793 के एक्ट के तहत इन्होंने मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कर्मचारियों और कुछ चुनिंदा निजी व्यापारियों को भारत में अफीम खरीदने और उसे अपने निजी जहाज़ों के जरिए चोरी छुपे चीन बेचने का सीमित लाइसेंस दे दिया इन्होंने, ठीक है। इस निजी व्यापार को मतलब कॉन्ट्री ट्रेड या फिर प्राइवेट ट्रेड कहा जाता है, ठीक है। इस निजी व्यापार को, अफीम की तस्करी की इस निजी व्यापार को क्या कहा जाता है? कॉन्ट्री ट्रेड, ठीक है। निजी व्यापार, कॉन्ट्री ट्रेड इतिहास में इसको कहा जाता था, ठीक है। तो इस निजी व्यापार से जो चांदी कमाई जाती थी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम की तस्करी करती थी कहाँ पे? चीन में, और उस अफीम के बदले चीन से जो चांदी कमाई जाती थी, ठीक है, उसे कलकत्ता के खजाने में क्या कर दिया जाता था? जमा कर दिया जाता था। तो अफीम की तस्करी करके ये लोग क्या करते थे? देखो, भारत और ये चीन, तो यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या करते थे? अफीम की तस्करी करते थे, ठीक है। अफीम की तस्करी करते थे और चीन में उसको सेल करते थे, ठीक है। और यहाँ से क्या करते थे? कलकत्ता के खजाने में ला करके जो सेल करते थे उससे उनको चांदी मिलता था, चांदी कमाते थे वो लोग, ठीक है। चांदी कमाई जाती थी और उसे कलकत्ता के खजाने में ला करके क्या कर दिया जाता था? जमा कर दिया जाता था, और उसी पैसे से चीन से चाय खरीदी जाती थी, और यही चांदी से या इसी पैसे से चीन से क्या खरीदा जाता था? चाय या रेशम, ठीक है। और चाय या रेशम खरीद लेते थे। इस अफीम को बेचकर अंग्रेजों ने चीन से भारी मात्रा में चांदी वसूली। तो अंग्रेजों ने चीन में अफीम की तस्करी कर करके चीन से बहुत ज़्यादा चांदी वापस ले लिया, ठीक है। और उसके बदले में उसी चांदी से चाय और रेशम खरीदे, और उसी चांदी से ब्रिटेन के लिए चाय और
सिल्क खरीदा, मतलब कि रेशम खरीदा। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये तीसरा पॉइंट कि इन्होंने किस तरह से चालाकी दिखाई और किस तरह से अपने लिए अवैध चीज़ों को एक वैध तरीका दे करके ये चीज़ को किया। ठीक है, और क्या, भारत में निजी व्यापार करने की सीमित अनुमति के ये इनकी 3 मजबूरियाँ, कुछ चालाकियाँ थी। ठीक है, राजनीतिक और व्यवहारिक मजबूरियाँ। क्लियर है, इसको राजनीतिक मजबूरियाँ कह सकते हो वैसे। ठीक है, जो अपने फायदे के लिए वो ये सब चीज़ ला रही थी। दरअसल चार्टर एक्ट 1793 के अंदर दिए गए विशेष लाइसेंस वाले चोर दरवाजे का इस्तेमाल करके कंपनी के अधिकारियों और प्राइवेट व्यापारियों ने बहुत बड़ा खेल शुरू किया। ये लोग बंगाल और बिहार के गरीब किसानों पर दबाव बनाकर उनसे जबरदस्ती भारी मात्रा में अफीम उगवाते थे। तो ये देखो जी, ये लोग क्या करते थे, भारत में बंगाल और बिहार के जो किसान थे, ठीक है, उनको मतलब परेशान करके उनसे अफीम की खेती कराते थे। ठीक है, तो खेती यहाँ थी खेती। ठीक है, यहाँ पे जबरदस्ती भारी मात्रा में ओपियम यानी कि अफीम उगवाते थे और फिर उसे जहाज़ों में भर कर सीधे चाइना एक्सपोर्ट करने लगे। इस काले धंधे से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पर्दे के पीछे बहुत ही भारी प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था इस अफीम के व्यापार से। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि 1786 का अधिनियम ब्रिटिश ठीक है, तो ये 3 पॉइंट था। अब यहाँ पर ब्रिटिश हुकूमत की सबसे बड़ी चालाकी देखो, ऑफिशियली और कागजों पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस अफीम की तस्करी में कहीं भी शामिल नहीं दिखती थी। ठीक है, तो ऑफिशियल तरीके से अगर देखा जाए तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, मतलब जो ईस्ट इंडिया मेन जो कंपनी है, ठीक है, वो इस अफीम की तस्करी में कहीं भी शामिल नहीं दिखती थी, मतलब ऑफिशियली अगर देखा जाए तो। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस धंधे में जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स लगे हुए थे, मतलब जो कुछ चुनिंदा लोगों को और कंपनी के कर्मचारियों को इन्होंने निजी व्यापार दे रखा था ना, उसी के निजी व्यापार के थ्रू ये सब चीज़ें ये लोग कर रहे थे। ठीक है, ट्विस्ट ये है कि इस धंधे में जितने भी इंडिविजुअल ट्रेडर्स लगे हुए थे, जिनको इन्होंने निजी व्यापार करने का लाइसेंस दिया हुआ था, उन सबको प्राइवेट ट्रेड करने का यह विशेष लाइसेंस खुद कंपनी ने ही जारी किया हुआ था। इसका सीधा सा मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी को इससे छप्पर फाड़ कर पैसे तो मिल रहा था। भाई, जितना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कमाएगी उतना ही ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को फायदा होगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट और कंपनी को इससे छप्पर फाड़ कर पैसा तो मिल रहा था, लेकिन दुनिया के सामने इसकी मोरल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि नैतिक जिम्मेदारी जिसको हम कहते हैं, वो लेने से ये साफ साफ बच जाते थे। ठीक है, कि ये जो तस्करी होती थी तो बोलते थे कि भैया हम तो ये नहीं कर रहे हैं, इस टाइप का। ठीक है, तो वही अगर ये पहले बिना इसके अगर ये करते तो ये बदनामी होता और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, और ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिश सरकार है, उस पर दबाव बनती उस समय। ठीक है, तो इन दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें चालाकियाँ वो किया और कंपनी के कुछ कर्मचारियों और कुछ चुनिंदा व्यक्तियों को निजी व्यापार करने का लाइसेंस दे दिया और उनसे ये काम करवा रहे हैं ये लोग। ठीक है, उनसे मतलब ये काम करवा रहे थे उस समय। ठीक है, इससे वो क्या हो गए, बदनाम। ऑफिशियली अगर देखा जाए तो कंपनी एकदम बिना ये सब मतलब साफ सुथरा थी। ठीक है, लेकिन पर्दे के पीछे देखो तो कंपनी ये सब कर रही थी। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि नैतिक जिम्मेदारी लेने से बच निकलते थे। टेक्निकली भी दुनिया से कह देते थे कि ट्रेड तो हम नहीं बल्कि कुछ प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। जब भी अगर बात उठती है अफीम की तस्करी हो रही है, ऐसे हो रही है, वैसा हो रहा है, ऐसा करते, तो वो लोग ये बोल देते थे कि भाई हम थोड़ा ना कर रहे हैं, ये तो कुछ प्राइवेट लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह ब्रिटेन को बिना अपनी साख खराब किए चीन की चांदी भी मिल रही थी और वे हर तरह की बदनामी से भी बच रहे थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तरह से चीन की चांदी भी मिल रही थी और जितने भी बदनामी होनी रहती उससे वो बचे निकलते थे आसानी से। ठीक है, देखते ही देखते 1793 के एक्ट से शुरू हुआ यह ओपियम ट्रेड ब्रिटिश इकोनॉमी एक्सपेंशन मतलब आर्थिक विस्तार का सबसे कंट्रोवर्शियल लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल हिस्सा बन गया। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को
फायदा पहुंचाई, जिसने आगे चलकर चीन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया, क्योंकि चीन में पूरा अफीम का लत लगा दिया था इन लोगों ने। ठीक है, तो ये था इसका पहला प्रोविज़न। ठीक है, इसमें कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए विस्तार किया गया था इस चार्टर 1793 के माध्यम से। और दूसरा इसमें काम किया गया था, कंपनी के कुछ कर्मचारियों और चुनिंदा व्यक्तियों को लाइसेंस दे दिया गया था निजी व्यापार करने के लिए सीमित अनुमति के साथ में। ठीक है, और उसके कुछ राजनीतिक और व्यवहारिक मजबूरियाँ थी, जो कि ये तीनों थी। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, तो ये इसका पहला प्रोविज़न था। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे प्रोविज़न के बारे में। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, तो हम इसको रफ करते हैं और इसके हम दूसरे प्रावधान के बारे में बात करते हैं। भाई दिमाग बहुत लगाते थे लोग, बात तो मतलब अगर आप ना ये जितना भी एक्ट है ना, रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट और कैसे कैसे बाकी सारे जितने भी ये एक्ट्स आए, इन एक्ट्स को पढ़ोगे ना तो आप थोड़ा सा ना एकदम मतलब बहुत चीज समझोगे कि मतलब जो ये प्रशासन और ये सब जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये कोई कंपनी है, ठीक है, ये कितना एक दूसरे से मिल के काम कर सकती हैं और कितना गलत गलत भी चीज़ें कर सकती हैं। मतलब आम आदमी को तो पता ही नहीं चलेगा इस टाइप का। और बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलता है, सीखने समझने को। ठीक है, तो इसका दूसरा प्रावधान था वीटो पावर। दूसरा प्रावधान था वीटो पावर। ठीक है, यानी कि इसी को हम क्या कहते थे, ओवरराइडिंग पावर। ठीक है, इसको स्थायी बनाना। ठीक है, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद यानी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने या बदलने का जो विशेष अधिकार यानी वीटो पावर 1786 के अधिनियम से मिला था, उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों और प्रांतीय गवर्नरों यानी मद्रास व बॉम्बे के गवर्नरों के लिए भी अनिवार्य और स्थायी कर दिया गया। ठीक है, तो हमने देखा था भाई कि 1786 का एक्ट था। ठीक है, एक्ट ऑफ 1786, इसमें हमने देखा था कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की एंट्री हुई थी। इन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने ब्रिटिश सरकार के सामने अपनी 2 शर्तें रखी हुई थी। ठीक है, जिसमें से पहला शर्त क्या था जी, पहला शर्त ये था कि भैया मुझे गवर्नर जनरल भी बनाओ और मुझे कमांडर इन चीफ भी बनाओ। ठीक है, और ये दोनों बना के भेजो तभी मैं भारत जाऊँगा। ठीक है, और दूसरा शर्त क्या था इसका, भाई जो भी मेरा काउंसिल है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, काउंसिल के जो निर्णय होंगे, फैसले होंगे, उसको मैं ओवरराइड कर सकूँ, ये मुझे पावर दो। ठीक है, तो ये ओवरराइड, तो ओवरराइड करने का इसमें मतलब काउंसिल के जो फैसले होंगे उसको अस्वीकार कर सकूँ, इस तरह से इन्होंने पावर मांगा था। तो ये 2 शर्तें मांगी थी ब्रिटिश सरकार के सामने जिसने, तो ब्रिटिश सरकार ने दोनों को अप्रूव कर दिया था और एक्ट ऑफ 1786 में इनको एज अ प्रोविज़न दोनों को ऐड करके एक्ट ऑफ 1786 सिर्फ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये चीज़ लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाने के बाद ये ऑब्जर्व किया कि भाई इससे क्या हो रहा था कि गवर्नर जनरल अपना निर्णय बहुत ही फास्ट ले पा रहा था। ठीक है, प्रशासन थोड़ा अच्छे से लॉर्ड कॉर्नवालिस के केस में देखा गया। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि ये चीज़ तो अच्छा है ऐसे करके, और उनको लगा कि बाकी जो भविष्य के जो गवर्नर जनरल होंगे, ठीक है, जो बनेंगे, और जो प्रांतों के जो गवर्नर्स होंगे उनको भी ये पावर दिया जाए इस तरह से। ठीक है, और प्रांतों के गवर्नर्स को ये पावर देने का और भी कुछ रीजंस थे, जैसे कि उनको मतलब रिस्पॉन्सिबल बनाना था किसी चीज़ के लिए। ठीक है, इसको मैं अभी आगे समझाऊंगा, क्योंकि मैं अभी अगर आपको इस तरह से बता देता हूँ ना तो फिर इधर और पढ़ाता हूँ और सेम चीज़ को
रिपीट होता है तो वीडियो थोड़े बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है इस वजह से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो एक्ट ऑफ 1796 लाया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो वीटो, इसको एक तरह का ओवरराइड करने का जो पावर था इसको ही वीटो पावर कहा गया, ठीक है, वीटो पावर का विस्तार, ठीक है। तो इस वीटो पावर को गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों यानी कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों के लिए भी अनिवार्य और स्थायी कर दिया, ठीक है। तो ये जो ओवरराइड करने का जो पावर था, ठीक है, इसको क्या कर दिया गया जी, इसको ये कर दिया गया कि जो भविष्य के जो गवर्नर आएंगे, ठीक है, सभी भविष्य के गवर्नर जनरल जो आएंगे उनको मिलेगा ये वीटो पावर, ठीक है। और प्रांतीय गवर्नरों को, यानी कि प्रांतीय गवर्नर में कौन कौन था, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे, इनको भी ये क्या कर दिया, देना अनिवार्य कर दिया गया। और इस जो व्यवस्था है, ये जो प्रोविज़न है, इसको क्या कर दिया गया, स्थायी कर दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। तो एक बार और पढ़ रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ठीक है। इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने, इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस, अभी तो 1793 जो चल रहा था, इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस ही गवर्नर जनरल था ना, ठीक है। तो गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी परिषद यानी काउंसिल के निर्णयों को रद्द करने का जो विशेष अधिकार यानी वीटो पावर 1786 के एक्ट के माध्यम से मिला था, उसे भविष्य के सभी गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों यानी कि मद्रास एवं बॉम्बे के गवर्नरों के लिए भी अनिवार्य और स्थायी कर दिया गया। इस तरह इस एक्ट ने 1786 के अधिनियम में लॉर्ड कॉर्नवालिस के को जो वीटो पावर मिला हुआ था, जिसको ये वीटो पावर इसी को हम बोल रहे हैं, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो वीटो पावर मिला था, ठीक है, इसको इसका क्या किया, विस्तार किया भविष्य के गवर्नर जनरलों के लिए और प्रांतीय गवर्नरों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से, दरअसल गवर्नर जनरल की परिषद यानी कि काउंसिल के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार यानी यह विशेष वीटो पावर सबसे पहले 1786 के विशेष अधिनियम एक्ट ऑफ 1786 के द्वारा केवल लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक विशेष छूट के रूप में दी गई थी, क्योंकि कॉर्नवालिस ने इस शर्त के बिना भारत आने से मना कर दिया था। लेकिन जब 1793 का चार्टर एक्ट आया तो ब्रिटिश सरकार ने देखा कि इस वीटो पावर की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत मजबूती से शासन किया और टीपू सुल्तान को भी हराया था, ठीक है। तो इस वीटो पावर की वजह से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में बहुत अच्छे से शासन किया था, प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी सुदृढ़ किया था और उन्होंने काफ़ी कॉर्नवालिस कोड भी लाया था, ठीक है, और टीपू सुल्तान को भी हरा दिया था। तो ये सब चीज़ों से प्रभावित होकर, लॉर्ड कॉर्नवालिस के इन सब कामों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि जो भविष्य के गवर्नर, ये चीज़ तो अच्छा है, और मतलब काउंसिल के निर्णयों को गवर्नर जनरल ओवरराइड कर सकता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम भविष्य के गवर्नर जनरल और प्रांतीय गवर्नरों को भी दे देते हैं, ठीक है। तो प्रांतीय गवर्नरों को देने का एक और रीज़न था, ठीक है, ये अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए 1793 के इस चार्टर एक्ट में वीटो पावर वाली इस व्यवस्था को हमेशा के लिए स्थायी कर दिया गया और भविष्य के लिए अनिवार्य बना दिया गया। यानी अब यह अधिकार सिर्फ कॉर्नवालिस के लिए ही नहीं थी, बल्कि आने वाले सभी भावी गवर्नर जनरलों जैसे कि सर जॉन शोर, जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के जाने के बाद ये आएंगे, ठीक है, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली आएंगे, ठीक है, आदि, और मद्रास बॉम्बे के गवर्नरों को भी दे दिया गया। दरअसल 1784 के एक्ट में लिखा था कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर युद्ध या शांति का फैसला के लिए नहीं। हाँ, अब यहाँ पे हम इस चीज़ को समझेंगे कि भैया प्रांतीय गवर्नरों को देने का एक और रीज़न था, ठीक है। देखो, इसके दो रीज़न थे। पहले तो ब्रिटिश सरकार लॉर्ड कॉर्नवालिस से काफ़ी प्रभावित हुआ था इस वीटो पावर की वजह से, ठीक है, और क्योंकि इससे जो प्रशासनिक निर्णय है वो एकदम फास्ट ले सकते थे गवर्नर जनरल जो है, ठीक है। जब ये नहीं था, ठीक है, तो चीज़ें बहुमत के थ्रू होती थी, ठीक है, और निर्णय वोट भी कभी कभी काम आता था जब टाई होता था तभी, ठीक है। तो उस समय गवर्नर जनरल को फास्ट डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होती थी। तो जब वीटो पावर आया तो जब गवर्नर जनरल फटाफट जो बेस्ट डिसीजन है कुछ विशेष मामलों में वो ले सकता था, ठीक है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस के केस में इसको देखा था तो काफ़ी प्रभावित हुए थे और उन्होंने
चूँकि निर्णय गवर्नर जनरल बहुत फास्ट ले सके या गवर्नर प्रांतीय गवर्नर भी फास्ट ले सके, इसलिए वहाँ की परिषदों में भी इनको प्रांतीय गवर्नरों को भी वीटो पावर दे दिया गया, ठीक है। और दूसरा जो रीज़न था, ठीक है, वो मैं अभी बता रहा हूँ कि कभी कभी देखो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में दोनों प्रेसिडेंसीज को, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था, ठीक है। और उनसे कहा गया था कि भाई कुछ भी चीज़ है तो फिर गवर्नर जनरल को पूछो और फिर करो, इस तरह से। लेकिन उसमें ये भी लिखा हुआ था कि आपातकाल की स्थिति में प्रांतीय गवर्नर और यानी कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं वो युद्ध और संधि के मामले में अपना यानी फैसले ले सकते हैं, मतलब आपातकालीन परिस्थितियों में, ऐसा करके, ठीक है। जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उनको ये कहा गया था कि युद्ध, संधि और इन सब चीज़ों के कूटनीतिक मामलों में आप अपना मनमानी नहीं कर सकते, आपको गवर्नर जनरल का परमिशन लेना पड़ेगा, इस तरह से, ठीक है, वो कहा गया था। लेकिन उनमें ये कहा गया था कि आपातकालीन परिस्थितियों में ये लोग प्रांतीय गवर्नर जो हैं अपने काउंसिल के साथ बहुमत से फैसले ले सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। तो उससे क्या होता था कि ये लोग अपने प्रांतीय गवर्नर युद्ध और संधि के मामले में अपना आपातकालीन सिचुएशन था ऐसा करके फैसले ले लेते थे, और उससे ब्रिटिश सरकार को नुकसान होता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया उसमें फिर इस चीज़ को थोड़ा सा कड़ा किया गया, नियंत्रित किया गया ब्रिटिश गवर्नर के थ्रू, ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। और इनसे कहा गया कि भाई अब आप लोग जो भी फैसले लोगे वो गवर्नर जनरल, मतलब बंगाल के गवर्नर जनरल के परमिशन के बिना आप नहीं आगे बढ़ सकते, इस तरह से। और इनको नीति बनाने के लिए मना किया गया कि अपनी नीतियाँ नहीं लागू कर सकते इस तरह से, या बना सकते इस तरह से, ठीक है। लेकिन उस समय क्या था कि जो भौगोलिक डिस्टेंस था मद्रास से लेकर के बॉम्बे का, मद्रास से लेकर के बंगाल का और बॉम्बे से लेकर के बंगाल का जो भौगोलिक डिस्टेंस था काफ़ी था, ठीक है। आज भी उतने डिस्टेंस है, मतलब भौगोलिक डिस्टेंस दूर था। उससे क्या होता था कि आज के ज़माने में जितना संचार के जो टेक्नोलॉजीज आ गए हैं ये पहले नहीं था, ठीक है। उस समय घोड़े से या फिर जहाज़ों के थ्रू ऐसे पत्र भेजे जाते थे, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो मद्रास या बॉम्बे में कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, किसी ने उन पर आक्रमण कर दिया है, ठीक है, युद्ध कर दिया है। अब मद्रास का गवर्नर अगर बंगाल के गवर्नर को, गवर्नर जनरल को वो पत्र भेजेगा कि भैया इन्होंने हमको युद्ध कर छेड़ दिया है, तो बताओ हम युद्ध करें इससे, ऐसे करके। तो उस समय तो संचार तुरंत होता नहीं था, ठीक है। उस समय घोड़े से या फिर जहाज वहाज से जाते थे पत्र वत्र, और आदेश आते आते 2-3 महीने लग जाते थे। 2-3 महीने में तो अगला बंदा तो इनका काम मतलब जब काम पूरा कर देगा, ठीक है। तो इतना वेट नहीं कर सकते थे, तो ये लोग क्या करते थे, मद्रास या बॉम्बे के जो गवर्नर होते थे वो बोलते थे कि भाई हम आपके आदेश का वेट नहीं कर पाए, बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन था, इसलिए हमने काउंसिल के साथ बहुमत से ये फैसला लिया और हमने ये चीज़ कर दिया, ऐसा करके, ठीक है। तो इससे क्या होता था, गवर्नर, यहाँ के जो गवर्नर्स होते थे मद्रास या बॉम्बे के जो गवर्नर्स होते थे वो अपनी सिर्फ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाते थे, ठीक है। मतलब अपनी उन चीज़ें सिर्फ उन्हीं पर नहीं आ जाती थी, ठीक है। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस चीज़ के बारे में सोची तो उन्होंने एक नया बेंच कसा इसमें कि भैया एक काम करो, इनको भी वीटो पावर दो, ठीक है, इनको भी वीटो पावर दो। और जब भी ऐसी सिचुएशन आई तो गवर्नर जनरल के पास तो काउंसिल के बहुमत को ओवरराइड करने का पावर मिल गया, ठीक है। अब अगर बहुमत ये कहती है कि भैया हमको युद्ध करना चाहिए, तो गवर्नर जनरल को फिर उसको ओवरराइड करके उसको मना करना चाहिए था ना, ठीक है, इस वीटो पावर के थ्रू। तो अब गवर्नर जनरल की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी कि भैया जब तुम्हारे पास वीटो पावर है तो हम भले ही काउंसिल के बहुमत से ये फैसला हुआ होगा तुम्हारे बीच में कि भैया युद्ध करना चाहिए ऐसा करके, लेकिन तुम्हारे पास तो वीटो पावर है, तुम तो मना कर सकते थे, तो तुमने युद्ध कैसे होने दिया,
इस तरह से। तो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी वो प्रांतों के गवर्नर्स के ऊपर आ जाएगी, और इस तरह से वो बिना बंगाल के गवर्नर जनरल के परमिशन के ये सब चीज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। इसलिए उनको वीटो पावर भी दिया गया। तो इसी को अब यहाँ पे मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा समझना, ठीक है। ये अच्छे तरीके से, अगर आपको मेरी लैंग्वेज में अगर समझ नहीं आया होगा तो, ठीक है। दरअसल 1784 के यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट में लिखा था कि मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर हैं ये युद्ध या संधि का फैसला अकेले नहीं लेंगे, ठीक है। वे अपनी प्रांतीय परिषद के साथ बहुमत से फैसले लेंगे, ठीक है। पहले तो प्रांतीय परिषद से बहुमत से फैसले लेंगे, और फैसले लेने के बाद उनको कहाँ से मंजूरी लेनी पड़ेगी जी? बंगाल के गवर्नर जनरल से, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल से मंजूरी मांगेंगे। फिर गवर्नर जनरल को वो, अब उधर गवर्नर जनरल के क्या करेगा बंगाल का गवर्नर जनरल, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भेजेगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो इंग्लैंड में, तो वहाँ से परमिशन लेगा। तो वहाँ से जब परमिशन आएगा और उनको मंजूरी देंगे तब वो इधर भेजेंगे मद्रास और बॉम्बे के पास, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद आपातकाल का बहाना बनाकर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अपनी मर्जी से क्या कर लेते थे? युद्ध लड़ लेते थे। दरअसल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कानून के बाद भी कलकत्ता और मद्रास के बीच की भौगोलिक दूरी खत्म नहीं हुई थी, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में तो ये कह दिया था कि भाई अब से आप गवर्नर जनरल के बिना परमिशन के ये सब चीज़ नहीं करोगे, युद्ध नहीं करोगे, संधि नहीं करोगे, ठीक है, वरना आप पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा, इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपातकाल इमरजेंसी का बहाना बनाकर मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अपनी मर्जी से युद्ध लड़ लेते थे, ठीक है। अब ये जो नियम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में बनाया गया था ये सिर्फ कागजों पे बना था, ठीक है। भौगोलिक डिस्टेंस को ये नियम थोड़ा खत्म कर सकता है। भौगोलिक डिस्टेंस तो भाई वो फिजिकल तौर पे रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो इसका ये लोग बहाना बनाकर अपनी मर्जी से अभी भी ये लोग युद्ध लड़ लेते थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के नियम के बावजूद भी, ठीक है। तो दरअसल पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के कानून के बाद भी कलकत्ता और मद्रास बॉम्बे के बीच भौगोलिक दूरी खत्म नहीं हुई थी। समुद्र या जमीन के रास्ते संदेश आने जाने में हफ्तों या महीनों लग जाते थे, ठीक है। तो उस समय जो संचार का माध्यम सही नहीं था, तो उसमें जो चिट्ठी पत्री वो भेजते थे, ठीक है, मंजूरी मांगने के लिए, ठीक है, रिक्वेस्ट, तो वो समुद्र के थ्रू, जहाज वगैरह के थ्रू या घोड़े वोड़े के थ्रू ऐसे जाते थे, ठीक है। प्रांतीय गवर्नर भले ही स्वतंत्र नीति नहीं बना सकते थे, लेकिन क्योंकि स्वतंत्र नीति बनाने के लिए उनको 1784 में मना कर दिया गया था पिट्स इंडिया एक्ट में, ठीक है। लेकिन वे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक फैसले अपनी मनमानी कर लेते थे। नीति तो वो लोग नहीं बनाते थे, लेकिन जब भी इमरजेंसी की सिचुएशन होती थी या नहीं भी होती थी तो लोग इमरजेंसी था, हम आपका आदेश का वेट नहीं कर सकते थे, इस तरह से अपनी मनमानी करके युद्ध और संधि बंदी ये सब अभी भी कर लेते थे मद्रास और बॉम्बे के जो गवर्नर्स थे, ठीक है। तो लेकिन वे जमीनी स्तर पर प्रशासनिक फैसले में अपनी मनमानी कर लेते थे, और मनमानी करने के बाद ये लोग मनमानी करने के बाद में बंगाल को सूचना देते थे कि ऐसा ऐसा सिचुएशन था, तो हमने ऐसा कर दिया, आपके आदेश का वेट नहीं कर पाए, ठीक है। तो मान लीजिए अब मद्रास के जो गवर्नर हैं उनको किसी स्थानीय राजा से युद्ध लड़ना है, और मद्रास के गवर्नर ने बंगाल को चिट्ठी भेजी, लेकिन उस जमाने में चिट्ठी घोड़े या जहाज से बंगाल पहुंचने या वापस आने में 2 से 3 महीने लग जाते थे, ठीक है। तो प्रांतीय गवर्नर इस देरी का बहाना बनाकर कह देते थे कि वहाँ आपातकाल का सिचुएशन था भैया, हम बंगाल के आदेश का इंतजार नहीं कर सकते थे, और वे अपनी मर्जी से युद्ध लड़ लेते थे, ठीक है। यानी कि और इन युद्धों की वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी के जो सरकारी खजाना है या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को नुकसान होता था, ठीक है। यानी 1784 के कानून के बावजूद भी, ठीक है, देखो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें युद्ध संधि वगैरह आप लोग नहीं कर सकते, गवर्नर जनरल का परमिशन चाहिए होगा, ऐसा लिखा हुआ था, और उसमें इमरजेंसी सिचुएशन पे ये लोग निर्णय ले सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ था। लेकिन उस इमरजेंसी सिचुएशन पे निर्णय ले सकते थे, उसकी वजह से ये लोग युद्ध और संधि वगैरह ये सब कर देते थे, ठीक है, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट का एज अ ड्रॉबैक भी था, जिसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में सुधारने की कोशिश की गई थी, और इसमें और कंट्रोल स्थापित किया गया था कि भैया आप गवर्नर जनरल के बिना परमिशन के आप कुछ नहीं करोगे, और आप नीति भी नहीं बना सकते, या नीति वगैरह भी आप नहीं बना सकते, ठीक है। और अगर आपने ऐसा कुछ किया तो आपको दंडित किया जाएगा, अगर आप गिल्टी पाते हो तो। इस तरह से उन पे और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। लेकिन 1784 के कानून के बावजूद
वे कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते थे भौगोलिक दूरी का, ठीक है, क्योंकि 1784 का जो रिस्ट्रिक्शंस लगा हुआ था वो भौगोलिक डिस्टेंस को तो खत्म नहीं किया था, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट ने के द्वारा ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसे पेंच फंसाए जिसने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को जो बचने के जो सारे रास्ते थे उसको भी बंद कर दिए कि भाई अब जबरदस्ती ये मनमानी करके युद्ध और संधि वगैरह कुछ भी करेंगे, ठीक है, बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के, ठीक है। तो उसके इन गवर्नर्स के जो बचने के जो रास्ते थे उनको सारे रास्ते बंद कर दिए गए। इस एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को भी बंगाल के गवर्नर जनरल की तरह अपनी परिषद के खिलाफ वीटो पावर दे दी गई। तो यही वीटो पावर की बात हो रही है, ठीक है, वीटो पावर दे दी गई। अब ये वीटो पावर से हुआ क्या ये समझो। ब्रिटिश संसद ने सोचा कि इससे प्रांतों में फैसले तेजी से लिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वीटो पावर अगर मिलेगा तो ये लोग के प्रांतों के जो गवर्नर्स होंगे इनके पास ओवरराइड करने का पावर आएगा अपने काउंसिल के फैसलों को, ठीक है। तो जो फैसले होंगे यहाँ के जो गवर्नर है पहले के मुताबिक बहुत फास्ट और अच्छे तरीके से ले पाएंगे, ठीक है, इनको फैसले लेने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो फैसले तेजी से ले पाएंगे। अब प्रांतीय गवर्नर अपनी परिषद का बहाने नहीं बना सकते थे। जैसे पहले परिषद के बहुमत के बहाने बना करके ये लोग प्रांतीय गवर्नर बच जाते थे ना और युद्ध वगैरह कर लेते थे बिना गवर्नर जनरल की परमिशन के, लेकिन अब वो बहाना ये लोग नहीं बना सकते थे वीटो पावर, क्योंकि गवर्नर को मिला हुआ था यहाँ पे। अब वे जो भी फैसला लेते उनमें उनकी पूरी जिम्मेदारी सीधे उन गवर्नर पर आ जाती थी, और चूंकि वे सीधे बंगाल के अधीन थे इसलिए अब वे बंगाल के गवर्नर जनरल को यह कहकर गुमराह नहीं कर सकते थे कि परिषद ने बहुमत से यह फैसला ले लिया था इसलिए हमें युद्ध लड़ना पड़ा, ठीक है, क्योंकि अब सारे के साथ वीटो पावर, अंतिम फैसला तो अब गवर्नरों के ऊपर आ गया ना। अगर काउंसिल का बहुमत जो है आपको युद्ध करने के लिए कह रहा था, लेकिन अंतिम फैसला वीटो पावर आपको तो मिला हुआ है, आप तो मना कर सकते थे, लेकिन आपने युद्ध क्यों किया? इस तरह से वो फंस सकता था गवर्नर्स इन प्रांतों के, ठीक है। तो अब वो अपने काउंसिल के बहुमत का बहाना नहीं बना सकता था, ठीक है, और मनमानी से युद्ध वगैरह नहीं कर सकता था, ठीक है। बंगाल का गवर्नर जनरल उसको सीधा सीधा ये सवाल पूछ सकता था, ठीक है। और चूंकि वे सीधे बंगाल के अधीन थे इसलिए अब वे बंगाल के गवर्नर जनरल को यह कहकर गुमराह नहीं कर सकते थे कि परिषद ने यह फैसला बहुमत से लिया था इसलिए हमें युद्ध लड़ना पड़ा। इसने मद्रास और बॉम्बे के गवर्नरों को अपने अपने प्रांत की परिषद में शक्तिशाली तो बनाया है, ठीक है, मतलब जाहिर सी बात है वीटो पावर मिला है तो थोड़ा बहुत शक्तिशाली तो बने ही है, मतलब गवर्नर तो शक्तिशाली बना ही हुआ है ना कि वो अपने काउंसिल के जो फैसले हैं उसको ओवरराइड कर सकता है, ठीक है, शक्तिशाली और उत्तरदायी, शक्तिशाली तो बनाया ही, साथ ही उन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल के लिए उत्तरदायी भी बना दिया कि भैया ये मनमानी नहीं कर सकते, अगर मनमानी करोगे ना तो गवर्नर फंस जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और उस गवर्नर पर फिर बंगाल के गवर्नर जनरल को राइट था कि वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते थे इन गवर्नर्स के खिलाफ, ठीक है। ऊपरी तौर पे देखने में ऐसा लगा कि मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर अपने इलाके में बहुत ताकतवर हो गए, ठीक है, लेकिन इनकी जो इस अधिनियम ने 1793 के इस अधिनियम ने इनकी जो स्वायत्तता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, मतलब इनकी जो स्वतंत्रता थोड़ी बहुत जो बची हुई थी जिसको ये लोग भौगोलिक डिस्टेंस के नाम से चालाकी करके अपनी मनमानी करके युद्ध वगैरह ये लड़ लेते थे, अब उसको भी पूरा खत्म कर दिया गया इस एक्ट के माध्यम से, इस वीटो पावर को दे करके, क्योंकि इसको पूरा जिम्मेदार बना दिया ना, ठीक है। 1784 के पीट्स इंडिया एक्ट ने मद्रास और बॉम्बे की स्वायत्तता को कागजों पर खत्म करने की शुरुआत की थी, मतलब 1784 का जो अधिनियम था पीट्स इंडिया एक्ट वाला उसने थोड़ा सा मतलब टाइट तो किया था इस चीज़ को, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी भौगोलिक डिस्टेंस की वजह से ये लोग अपनी मनमानी कर रहे थे, ठीक है। तो उन्होंने कागजों पर कानूनी रूप से खत्म करने की शुरुआत की थी, लेकिन व्यवहारिक रूप से प्रांतीय गवर्नरों के पास बचने के लूप होल्स थे, रास्ते थे, ठीक है। 1793 के चार्टर एक्ट ने उन सभी रास्तों को पूरी तरह से सील कर दिया, यानी लॉक कर दिया, ठीक है। इससे निर्णय लेना काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट और फास्ट हो गया गवर्नरों के लिए, ठीक है, और गवर्नर जनरल्स के लिए भविष्य के, ठीक है, क्योंकि काउंसिल के अंदर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते थे, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर के वो थोड़ी सी कम हुई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, और इनकी वजह से हो रहे थे और डिले अब कम हो गए, ठीक है। इस एक्ट ने
इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को और ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड और अथॉरिटेटिव बना दिया था। ठीक है, क्योंकि प्रांतों के जो गवर्नर हैं अब वो सीधा सीधा उत्तरदायी हो गए किसके, बंगाल के गवर्नर जनरल के प्रति। कि अगर कुछ भी हुआ तो भैया सारा जिम्मेदारी गवर्नरों के ऊपर आएगा। ठीक है, काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनको आप हटा दो। ठीक है, तो जब 1793 के चार्टर एक्ट में इस वीटो पावर को सभी भावी गवर्नर जनरलों की स्थायी बनाया गया था, तब भी इसमें असीमित या मनमाना नहीं रखा गया था। तो देखो ये जो वीटो पावर इन गवर्नर जनरल्स या फिर प्रांतों के जो गवर्नरों को दिया गया था, ये ऐसा वीटो पावर मतलब ये कुछ विशेष मामलों के लिए दिया गया था। ठीक है, कुछ विशेष मामलों के लिए, जैसे कि बोला गया था कि गवर्नर जनरल या फिर जो गवर्नर्स हैं ये इन वीटो पावर का उपयोग इन मामलों के लिए कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नर जनरल, जैसे कि कोई ऐसा केस हो जिसमें ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और शांति की बात हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा और शांति को अगर खतरा है, ठीक है, तो ऐसे मामलों पे गवर्नर जनरल या प्रांतों के जो गवर्नर्स हैं इस वीटो पावर का उपयोग करके अपने काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको ओवरराइड कर सकते थे। ठीक है, इसके दूसरा वो था कि जिसमें ये लोग वीटो इस्तेमाल कर सकते थे ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य के हित में। ठीक है, यदि परिषद का कोई फैसला लंदन या ब्रिटिश साम्राज्य के बड़े आर्थिक या राजनीतिक हितों को नुकसान पहुंचा रहा हो, जैसे कि मान लो इनके जो गवर्नर जनरल हो गए या फिर जो प्रांतों के जो गवर्नर्स होंगे, इनकी जो परिषद हैं, इनके जो बहुमत के जो फैसले हैं, अगर इस पक्ष में जा रहे हैं कि वो ब्रिटेन के आर्थिक या फिर राजनीतिक चीज़ों को, हितों को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ऐसे निर्णयों को काउंसिल के गवर्नर जनरल्स या गवर्नरों के पास राइट होता था कि वो उनको वीटो पावर से ओवरराइड कर सके। ठीक है, और इस तीसरा जो विशेष मामला था जिसमें ये लोग वीटो इस्तेमाल कर सकते थे गंभीर आपातकाल में, जैसे कि युद्ध या कूटनीति से जुड़े बड़े फैसले हो गए। ठीक है, जहाँ पे तुरंत एक्शन लेने की ज़रूरत है गवर्नर जनरल्स को या प्रांतों के जो गवर्नर्स हैं उनको। ठीक है, तो ऐसे मामलों में ये लोग क्या कर सकते थे, वीटो पावर यूज़ कर सकते थे, या फिर गवर्नर जनरल की सुरक्षा की बात हो या शांति और ब्रिटिश हितों के विशेष मामलों में ही तथा गंभीर आपातकाल में ही अपना काउंसिल के बहुमत के फैसले को रद्द कर अपना निर्णय लागू कर सकते थे। ठीक है, तो ये तीन विशेष मामलों पर, ठीक है, तो हर मामलों में ये लोग ओवरराइड नहीं कर सकते भाई। इन कुछ विशेष मामलों में जब कंडीशन इस तरह से हो तभी ये लोग अपने काउंसिल के जो निर्णय हैं उनको ओवरराइड कर सकते थे। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि रोजमर्रा के जो प्रशासनिक काम होते थे, ठीक है, या फिर सामान्य नियम बनाने को लेकर की चीज़ें होती थी, या फिर न्यायिक मामले यानी कि अदालतों से संबंधित जो चीज़ें होती थी, ठीक है, या जजों या न्याय व्यवस्था से जुड़े कुछ निर्णय वगैरह लेना पड़ता था। ठीक है, तथा कर और राजस्व के केस में सामान्य कर लगाने या बदलने के मामलों में, इन सब जो मतलब छोटी छोटी जो चीज़ें होती थी, इन सभी मामलों में गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत की बात ही माननी पड़ती थी। ठीक है, तो ये विशेष मामलों में। और कौन कौन से मामलों में वीटो पावर काम नहीं करेगा भाई, काउंसिल की बात माननी पड़ेगी, परिषद की बात मतलब परिषद के बहुमत की बात माननी पड़ेगी। कौन कौन से मामलों में, इन मामलों पर कौन कौन से मामले हैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, रोजमर्रा के प्रशासनिक काम या सामान्य नियमों
को बनाने में, ठीक है। और न्यायिक मामलों में, न्यायिक मामले यानी अदालतों से संबंधित, ठीक है। और जजों या न्याय व्यवस्था से जुड़े निर्णयों में, ठीक है। और कर और राजस्व के केस में, ठीक है। सामान्य कर लगाने या बदलने के मामलों में, ठीक है। सामान्य कर लगाने या बदलने के मामलों में, ठीक है। तो इन कुछ मामलों पर जो गवर्नर जनरल हैं या फिर प्रांतों के जो गवर्नर्स हैं, इनको ये अपना वीटो पावर यूज़ नहीं कर सकते थे, ठीक है। उनको परिषद के बहुमत के फैसले मानने पड़ते थे, ठीक है। और इन विशेष मामलों पर ही ये लोग अपने वीटो पावर का यूज़ करके काउंसिल के जो फैसले हैं अपने अपने, उनको ओवरराइड कर सकते थे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये रहा था, ये था इसका दूसरा प्रावधान, वीटो पावर यानी ओवरराइडिंग पावर को स्थायी बनाना इस एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसने जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को एक्ट ऑफ 1786 में जो ओवरराइड यानी कि वीटो पावर मिला हुआ था, उसको सभी भविष्य के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल, प्रांतों के जो गवर्नर हैं उनके लिए अनिवार्य कर दिया। और इस तरह से अनिवार्य करके भविष्य के लिए इसको स्थायी कर दिया कि भविष्य के जितने भी आएंगे सब में यही चीज़ ऐसा करके। और ये जो वीटो पावर था, ये गवर्नर जनरल या फिर प्रांतीय गवर्नर जो है, ये विशेष मामलों पर ही इसको यूज़ कर पाते थे, ठीक है। हर मामलों पर नहीं, ठीक है। तो इन मामलों पर ये वीटो पावर यूज़ कर सकते थे और इन मामलों पर इनको काउंसिल के बहुमत के फैसले के हिसाब से ही आगे बढ़ना पड़ता था, ठीक है। तो ये था 1793 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों में से दूसरा प्रावधान, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके तीसरे प्रावधान के बारे में हम देख लेते हैं। इसका तीसरा प्रावधान था मद्रास और बंबई पर नियंत्रण। मद्रास और बंबई पर नियंत्रण और मजबूत कर प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण करना, ठीक है। तो ये इसका तीसरा प्रावधान था, मद्रास और बंबई पर नियंत्रण और मजबूत करके प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण करना, ठीक है। तो मद्रास और बॉम्बे को युद्ध संधि और कूटनीतिक मामलों में बंगाल के अधीन करने की शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ही कर दी गई थी, ठीक है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में युद्ध संधि, ठीक है, और कूटनीतिक मामलों में कहा गया था कि भैया युद्ध संधि और कूटनीतिक मामलों में आपको गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी आपको, इस तरह से, ठीक है। और लेकिन इसमें ये कहा कि इसमें ये था कि भाई आपातकाल में आप अपना फैसला ले सकते हो, इस तरह से काउंसिल की जो बहुमत के हिसाब से आप निर्णय ले सकते हो आपातकाल की परिस्थिति में, इस तरह से
जिसको वो लोग यूज़ करते थे। और इसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है। और इस एक्ट ने इसे और स्पष्ट किया, ये जो कूटनीतिक मामलों में बोला कि भैया आप गवर्नर जनरल का परमिशन लो और आपको नीति वगैरह आप वो नहीं बना सकते, ठीक है, इस तरह से इसमें कहा गया। लेकिन 1793 के एक्ट में बंगाल के गवर्नर का मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के पर नियंत्रण को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और कड़ा करते हुए ये कहा गया कि भाई जब गवर्नर जनरल, यानी बंगाल का जो गवर्नर जनरल है, ये बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नर जनरल, ये बॉम्बे है, ठीक है, और ये मद्रास है, ठीक है, यहाँ पे क्या होते हैं, गवर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो 1793 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल का मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण को और अधिक स्पष्ट, मजबूत और कड़ा करते हुए कहा गया कि जब गवर्नर जनरल, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल, खुद मद्रास या बॉम्बे प्रेसिडेंसी के जब दौरे पर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ की जो लोकल यानी स्थानीय गवर्नर की जो शक्तियाँ होंगी वो निलंबित हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। और गवर्नर जनरल का जो आदेश है, ठीक है, गवर्नर जनरल का जो आदेश है भैया यही सर्वोपरि होगा, इसी को मानना होगा, यही चलेगा, ठीक है, जब तक वो गवर्नर जनरल इन प्रांतों पे रहते हैं, इन प्रेसिडेंसीज पे रहते हैं तो, ठीक है। यानी उस समय गवर्नर जनरल ही वहाँ का सीधा शासक बन जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोविज़न इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को दिया गया, ठीक है, जो कि केंद्रीकरण को और अधिक स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है, समझ में आया ये, ठीक है। तो यह एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं था, ठीक है। 1784 ये जो बदलाव हुआ 1793 की जो चार्टर एक्ट है ये वाले, ठीक है, इसने ये चीज़ किया, ठीक है, कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब अगर बॉम्बे या मद्रास प्रेसिडेंसी में अगर जब जाएगा, ठीक है, तो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी के जो लोकल गवर्नर्स, स्थानीय गवर्नर्स होंगे, उनका जितना भी जो शक्तियाँ होंगी वो सब निलंबित हो जाएंगी और गवर्नर जनरल का आदेश जो है वहाँ पे उस समय सर्वोपरि होगा, ठीक है। इस तरह से इस एक्ट ने 1793 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को पावर दिया, ठीक है, और प्रशासन को और अधिक केंद्रीकृत किया इसके माध्यम से, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था, क्योंकि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं था, ठीक है। 1784 के में गवर्नर जनरल सिर्फ बंगाल में बैठकर प्रेसिडेंसियों को मंजूरी दे सकता था कि हाँ भाई ये काम करो, ये काम मत करो, इस तरह से, या फिर आदेश दे सकता था, ठीक है। लेकिन 1793 के बाद, मतलब इस चार्टर एक्ट आने के बाद, गवर्नर जनरल, जैसे कि बाद में जो लॉर्ड वेलेस्ली है, ठीक है, ये आते हैं, ठीक है, तो वो खुद मद्रास पहुंच जाते हैं और वहाँ के जो गवर्नर्स हैं उनको किनारे बैठा देते हैं, ठीक है। मतलब जब इन प्रेसिडेंसीज पर सिचुएशन ख़राब हुई, गवर्नर जनरल सीधा आया, ठीक है, और यहाँ के गवर्नर की जो सारी शक्तियाँ हैं उसको निलंबित हो गई, ठीक है, और गवर्नर जनरल फिर सीधा कार्यभार संभाल लेगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, वो मद्रास पहुंच गया था, वहाँ के जो गवर्नर थे उनको किनारे बैठा देता था, ठीक है, और खुद सेना का कमान संभाल कर युद्ध के फैसले लेता था, ठीक है। तो ये इसमें एज एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया आपको, ठीक है। यानी इस एक्ट ने गवर्नर जनरल को उसके अधीनस्थ बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों के ऊपर अधिक नियंत्रणकारी शक्तियाँ प्रदान की। जाहिर सी बात है, गवर्नर जनरल को बहुत पावरफुल बना दिया इस एक्ट ने, ठीक है, इस प्रोविज़न के माध्यम से, ठीक है। तो ये था इसका इस 1793 के चार्टर अधिनियम के तीसरा जो प्रोविज़न था, मद्रास और बम्बई पर नियंत्रण और मजबूत कर प्रशासनिक शक्तियों का केंद्रीकरण करना, ठीक है, जो कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में युद्ध संधि और कूटनीतिक मामलों में बॉम्बे और मद्रास को कहा गया था कि आप गवर्नर जनरल का परमिशन लो, ठीक है। लेकिन उसमें ये भी था कि भाई आप आपातकाल में अपना निर्णय ले सकते हो इस तरह से, ठीक है। लेकिन आपातकाल में ये लोग
आपातकाल का बहाना बना करके ये लोग युद्ध कर लेते थे, संधि कर लेते थे, जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट को काफ़ी नुकसान होता था। ठीक है, तो उस चीज़ को ठीक करने के लिए 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में कहा गया कि भैया इन मामलों में आप गवर्नर जनरल का परमिशन आपको अनिवार्य ही है। ठीक है, और आप नीति नियम वगैरह आप लागू नहीं कर सकते, बना नहीं सकते इस तरह से, नियम नहीं कर नीति नियम बना सकते इस तरह से। इनको थोड़ा सा और टाइट किया गया बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स को, ताकि आप अपनी मनमानी नहीं कर सकते इस तरह से। ठीक है, लेकिन ये चीज़ तो कागज़ों पर ही हुआ। भौगोलिक डिस्टेंस बॉम्बे से बंगाल का, बंगाल से मद्रास का जो भौगोलिक डिस्टेंस है वो तो कम नहीं हुआ, वो तो वही का वही रहा। ठीक है, और भौगोलिक डिस्टेंस में मंजूरी लेना थोड़ा काफ़ी लंबा समय चला जाता था, और ये लोग आपातकाल का बहाना बना करके या काउंसिल के बहुमत के फैसले से हम वो चीज़ किए करके फिर से ये लोग अपनी मनमानी कर लेते थे और युद्ध वगैरह ये लोग कर लेते थे, क्योंकि पत्राचार वगैरह में काफ़ी लंबा समय लग जाता था। ठीक है, और ये लोग काउंसिल का बहाना बना के बच जाते थे गवर्नर, क्योंकि वीटो पावर नहीं था उस समय, इनको जिम्मेदारी वगैरह मतलब सभी पूरी की पूरी जिम्मेदारी गवर्नर्स के ऊपर नहीं थी, काउंसिल के ऊपर ये लोग खपल देते थे, है ना। तो इस तरह से लोग बच जाते थे, जिसको इसके पिछले वाले हमने प्रोविजंस में देखा कि उसको भी टाइट कर दिया गया इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो तीसरा प्रोविज़न है ये ख़त्म होता है। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रोविज़न की तरफ। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ। इसको मैं रफ कर रहा हूँ। तो मैं थोड़ा सा 5 से 10 मिनट रेस्ट ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, क्योंकि मेरा कमर दर्द दे रहा है जोर से।